दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी सीरीज की पहली कहानी, जिसका शीर्षक है पापी कौन। तो राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर उठाकर अपने सफ़र की ओर, अपने मंजिल की ओर निकल जाते हैं। बेताल, क्योंकि रास्ता लंबा है तो टाइम पास करने के लिए राजा विक्रम को कहानी सुनाते हैं पापी कौन। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था। काशी नाम का एक राज्य है जिसका राजा है प्रताप मुकुट नाम का। उसका बेटा है वज्र मुकुट। तो एक दिन जो ये राजकुमार वज्र मुकुट है और दीवान का लड़का दोनों जंगल में सैर करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ शिकार करके वो खूब मस्ती करते हैं, खूब इधर उधर एंजॉय करते हैं और आसपास पानी का तालाब होता है, उसके आसपास खूब एंजॉय करते हैं। देखते हैं बहुत ही अच्छा माहौल है, हंस किलोल कर रहे हैं और खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब वो तालाब के पास अपने हाथ पांव धोने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक राजकुमारी तालाब के अंदर नहा रही है और वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर है। अब राजकुमार जैसे ही उस राजकुमारी को देखता है तो उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको उस राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। राजकुमारी भी उस राजकुमार को देखती है और उसको देखकर स्माइल करती है। तो फिर जैसे ही राजकुमारी राजकुमार की तरफ देखती है तो स्माइल करती है और स्माइल करने के साथ साथ में वो अपने जूड़े में से एक कमल का फूल निकालती है। राजकुमारी अपने जूड़े में से एक कमल का फूल निकालती है और उस कमल के फूल को कान से लगाती है और कान से लगाकर फिर उसको दांत से कुतरती है और फिर उस फूल को पैर के नीचे दबाकर छाती से लगा लेती है। क्या करती है वो अपने जूड़े के अंदर से जूड़े से कमल का फूल निकालती है, उसको कान से लगाती है, दांत से कुतरती है, पैर के नीचे दबाती है और फिर छाती से लगा लेती है और फिर अपने सखियों के साथ में वो चली जाती है। तो जैसे ही राजकुमारी वहाँ से चली जाती है, राजकुमार बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरे को उस राजकुमारी से प्रेम हो गया है, अब मैं वो तो चलेगी, अब मैं उसको कहाँ पर फाइंड आउट करूँगा, कहाँ पर उसको ढूंढूंगा, ऐसा राजकुमार बोलता है और परेशान होता है। तो दीवान का लड़का बोलता है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं राजकुमार, राजकुमारी तो खुद बता के गई है कि वो कहाँ की है और अपने सारे विचार व्यक्त करके गई है। तो राजकुमार पूछता है कैसे। तो वो बोलता है, दीवान का लड़का बोलता है कि उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया। तो इसका मतलब वो बताना चाहती है कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो इसका मतलब है कर्नाटक की रहने वाली हूँ। और दांतों से कुतरा तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ के राजा जो दंत बाट जो राजा है उसकी बेटी हूँ। और पाँव से दबाया तो पाँव से दबाने का अर्थ है कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाया फिर इस फूल को तो वो कहना चाहती है कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, वो ये कहना चाहती है। तो ये सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और खुशी से फूला नहीं समाता। और फिर दोनों मित्र मिलकर कर्नाटक की ओर वहाँ पर प्रस्थान करते हैं और खूब मस्ती करते हुए काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में वो कर्नाटक पहुँचते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ राजा के महल के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि राजा के महल के पास में एक बुढ़िया अपने घर के द्वार पर बैठी हुई है और चरखा काट रही है। तो दोनों लड़के उस बुढ़ी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ना माता, हम दूर से आए हैं, परदेसी हैं और हमें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, अगर आप हमें यहाँ रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो तो आपका बहुत आभार होगा, ये बोलती है। तो बूढ़ी औरत उन दोनों लड़कों को देखती है तो उसकी ममता उबल उठती है और वो कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो, अपना ही घर समझो, जब तक जी चाहे तब तक रहो। दोनों वहाँ ठहर जाते हैं। दीवान का बेटा औरत से, उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि माता तुम करती क्या हो और घर में कौन कौन रहता है। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं जो यहाँ के राजा है उसकी बेटी जो पद्मावती है उसकी दाई माँ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ तो अब मैं अपने घर में ही रहती हूँ और मेरे को जो राजा है वो कुछ पेंशन दे देते हैं और मेरा बेटा है वो राजा के यहाँ काम करता है। तो जब राजकुमार को पता लगता है कि ये बुढ़िया वहाँ काम करती है राजा के वहाँ और राजकुमार की दाई माँ थी, तो फिर राजकुमार खुश होता है और उसको बूढ़ी को काफ़ी धन देता है और जाके बोलता है, बूढ़ी को बोलता है, उस बूढ़ी औरत को बोलता है कि माई कल तुम वहाँ राजकुमारी के वहाँ जाना
और राजकुमारी को ये बोलना कि तुमको जो राजकुमार जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर मिला था वो राजकुमार तुमसे मिलने आया है, ये जाके तुम उसको बोलना। तो अगले दिन बुढ़िया वो राजमहल गई और जाकर उसने राजकुमार का संदेश दिया, लेकिन उस संदेश को सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा आया और राजकुमारी ने गुस्से के अंदर होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और बोला कि भाग जा। तो बूढ़ी औरत चली गई और जाकर वहाँ पर बोलती है राजकुमार को और उसको दीवान के बेटे को कि ऐसा ऐसा हुआ, गुस्सा है। तो राजकुमार हक्का बक्का रह गया कि राजकुमारी को गुस्सा क्यों है। तो उसके मित्र ने कहा कि आप घबराए ना, उनकी बातों को समझे। उसने दसों की दसों उंगलियों पर चंदन में मारी है। इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी, ये वो कहना चाहती है। तो राजकुमार बोलता है ठीक है, अच्छी बात है। तो 10 दिन के बाद में फिर बुढ़िया को राजकुमारी के पास भेजते हैं। तो इस बार वो राजकुमारी केसर के रंग में 3 उंगलियों को डुबोकर उसके मुंह पर मारती है। तो और कहती भाग जाए यहाँ से। फिर वो बूढ़ी औरत चली जाती है और राजकुमार को जाके बताती कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजकुमार फिर शोक में व्याकुल हो जाता है। तो दीवान का लड़का बोलता है कि आप इसे समझने की कोशिश करो, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। राजकुमारी ये कह रही है कि अभी मुझे मासिक धर्म हो रहा है, तो अभी 3 दिन और ठहरो। तो 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने आकर फिर राजकुमार को बताया। तो दीवान के लड़के ने कहा कि मित्र, उसने आज रात तुमको पश्चिम की खिड़की पर बुलाया है, उस तरफ तुम जाओ। तो मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। तो जैसे ही रात हुई वो बूढ़ी की औरत की जो पोशाक है, बूढ़ी औरत का जो भी ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग करके वहाँ खिड़की के पास में इत्र वगैरह लगाकर चले जाता है। दोपहर रात को बीतने पर राजकुमारी आती है और उसको राजकुमार को लेकर अंदर चली जाती है। जैसे ही राजकुमार अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन किया हुआ है और बहुत ही राजकुमार के वेलकम के लिए बहुत अच्छा खाना वाना सब तैयार है। और राजकुमार खाना खाता है और खूब राजकुमारी और राजकुमार दोनों एंजॉय करते हैं। और जैसे ही दिन होता है राजकुमारी उस राजकुमार को छुपा देती है और रात होती है तो राजकुमार फिर बाहर निकल जाता है और फिर वो खूब एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से करके 1 महीना निकल जाता है। तो 1 महीना निकलने के बाद में फिर राजकुमार को अपने मित्र की याद आने लगती है और साथ में वो ये भी सोचता है कि पता नहीं मेरे मित्र कहाँ होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो वो राजकुमारी को बोलता है कि मेरे को अपने मित्र के पास जाना होगा, मेरा मित्र यहीं पर पास में रहता है बूढ़ी औरत के पास में, और मेरे उस मित्र ने ही मेरी काफ़ी हेल्प की है मुझे आपके पास यहाँ तक पहुँचाने की। तो जैसे ही राजकुमारी सुनती है कि इसके मित्र ने इसकी हेल्प की है यहाँ तक पहुँचाने की, थोड़ी सी राजकुमारी सशंकित, थोड़ी डाउटफुल हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने डाउट को दबाते हुए राजकुमार को बोलती है कि ठीक है आप अपने मित्र के पास मिलने के लिए जाओ, लेकिन मैं रुको थोड़ी देर के लिए ताकि मैं अच्छे से खाना पकवान बना दूँ और फिर आप अपने दोस्त के पास जाकर उस खाने पकवान को लेके जाओ और वहाँ पर खाओ। तो राजकुमारी खाना बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर राजकुमार के साथ में भेज देती है उस दीवान के लड़के के लिए। तो जब राजकुमार वहाँ दीवान के लड़के के पास पहुँचता है और उसको सारी बात बताता है कि ऐसे 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 है और राजकुमारी को मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है और उसने खाना ही भेजा है तुम्हारे लिए। तो दीवान का लड़का डाउटफुल हो जाता है और बोलता है कि आपने ये गलत किया, आपको मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए था। तो राजकुमार बोलता है क्यों, ऐसा क्यों? तो दीवान का लड़का बोलता है कि अब राजकुमारी को पता लग गया है कि ये जो भी उसके जो ये राजकुमार को आपको वहाँ तक पहुँचाने में मेरा हाथ है, तो उसको ये लग गया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको वो काबू में नहीं कर पाएगी, उसको ये डाउट हो गया है। तो इसलिए उसने मेरे को मरवाने के लिए जो एक खाना भेजा है इसके अंदर इसमें जहर भेजा है ताकि वो मैं मर जाऊँ उसको खाकर। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो एक लड्डू निकालता है उस खाने के अंदर से, दीवान का बेटा, और कुत्ते को देता है। कुत्ता उस लड्डू को खाते ही मर जाता है। तो राजकुमार को बहुत ही आश्चर्य और दुख होता है कि यार ऐसी औरत से तो कोई भगवान बचाए मेरे को, ऐसी औरत के पीछे तो मैं नहीं पड़ूंगा। लेकिन फिर भी दीवान का लड़का समझाता है कि कोई बात नहीं है, हम उसको यहाँ से किसी ना किसी तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा दीवान का लड़का वो बोलता है। तो फिर उसके बाद में दीवान का बेटा बोलता है कि नहीं, आज आप रात को राजकुमारी के पास जाओ और जाकर उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और साथ में उसके कुछ जवाहरात भी लेकर आ जाना। तो राजकुमार ऐसा ही करता है। वो रात को जाता है, रात को जाकर वो राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देता है और कुछ जवाहरात वगैरह लेकर आ जाता है। और उसके बाद में
उसके बाद में वो दीवान का लड़का राजकुमार को बोलता है कि अब हम दोनों योगी का भेष बनाकर दूर चले जाते हैं यहाँ से, और दोनों के दोनों जाके दूर चले जाते हैं योगी का भेष बनाकर। और दीवान का लड़का राजकुमार को बोलता है कि जो गहने हैं ना, तुम कहीं शहर में जाकर किसी ज्वेलरी वाले को, गहने वाले को, इसको गहने को बाजार में बेच के आ जाओ। तो और अगर आपको कोई पकड़ ले कि ये गहने कहाँ से लाए हो तुम ये कह देना कि मैं अपने गुरु के पास से लेके आया हूँ और मेरे पास लेके आया ना। तो ऐसा करके वो एक जो राजकुमार है वो गहनों को लेकर सुनार के पास में चले जाता है। सुनार उन गहनों को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो राजकुमारी वाले गहने हैं, क्योंकि प्रोबेबली उसने ही वो बनाए थे गहने। तो वो जाके कोतवाल को बता देता है कि इसके पास राजकुमारी के गहने हैं। तो वो कोतवाल राजकुमार से पूछता है कि गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो वो राजकुमार बोलता है कि मेरे गुरु ने मेरे को दिए हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारा गुरु कहाँ है। तो वो राजकुमार उसको वहाँ दीवान की लड़की के पास लेके आता है, और जो कोतवाल है वो उन दोनों को पकड़कर राजा के पास में, राजा के दरबार में लेके चले जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। तो जो राजा है वो उससे योगी, उस गुरु से, उससे योगी जो दीवान के लड़के जो कि योगी का रूप धारण कर रखा था, उससे पूछता है कि महाराज आप बताओ कि आपके पास ये क्या बोलते जो जवाहरात है वो कहाँ से आए हैं। तो योगी बने दीवान के बेटे ने कहा महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, और वो जाकर रानी के पास जाता है और जाके बोलता है कि पद्मावती की बाई जांग पर जाके देखो क्या त्रिशूल का निशान बना हुआ है। रानी देख के आती है और राजा को बोलती कि हाँ बना हुआ है। तो राजा बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही दुखी रहता है, और आके फिर वो योगी से आके बोलता है कि महाराज आप बताओ कि एक चरित्रहीन महिला के लिए, चरित्रहीन औरत के लिए क्या सजा हो सकती है। तो वो योगी बोलता है कि कोई राजा हो या कोई ब्राह्मण हो, गौ हो, स्त्री हो, या कोई लड़का या कोई ऐसा आपके आश्रय में रहने वाला कोई आदमी हो, अगर वो कोई खोट वाला काम करता है, उसमें कोई खोट हो, तो फिर उसको सजा देने के लिए उसको देश से निकाला दे देना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो ये सुनकर राजा पद्मावती को डोली में बिठाता है और जंगल में छोड़ के आने के लिए बोल लेता है। तो राजकुमार और जो दीवान का लड़का है वो इसी ताक में बैठे हुए थे, वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाकर उस राजकुमारी को ले लेते हैं और लेके अपने देश चले जाते हैं। ये कहानी सुनाकर फिर बेताल राजा विक्रम से बोलता है कि अब आप बताओ कि इन लोगों में से असली पापी कौन है, राजकुमार या राजकुमार का दोस्त दीवान का लड़का, या राजा या वो राजकुमारी, असली पापी कौन है, ऐसे बोलता है। तो राजा विक्रम क्योंकि इस सवाल का जवाब जानता है, तो राजा विक्रम बोलता है कि राजकुमार तो क्योंकि राजकुमारी से प्रेम करता था, तो उसको अपने प्रेम की चाहत में उसको राजकुमारी को पाना था, तो वो गलत नहीं था। दीवान अपने राजकुमार की, अपनी मालिक की सेवा कर रहा था, तो वो भी गलत नहीं था। तो असली जो पापी है वो है राजकुमारी का बाप राजा, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे और लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया और अपनी पुत्री पर शक किया, उसके चरित्र पर शक किया। तो असली जो पापी है वो राजा है। तो जैसे ही विक्रम ये आंसर देता है, बेताल खुश रहता है, खुशी में आके स्माइल करता है और स्माइल करके राजा के कंधे से उड़कर वापस अपने पेड़ पे जाके टंग जाता है। राजा विक्रम वहाँ जाता है, वहाँ जाके वापस उसको बेताल को उतारता है और उतार के अपने कंधे पे टांगता है और वापस चल लेता है, और बेताल फिर से नेक्स्ट कहानी सुनाने के लिए रेडी हो जाता है।